नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज जो आपके सामने मॉडल टेस्ट पेपर है वो है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट दृष्टि IAS संस्थान का, जो कि आपके साइंस एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, वायरस बिना किसी होस्ट सेल के भी स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वायरस की आनुवांशिक पदार्थ में DNA और RNA दोनों होते हैं। तीसरा, वायरस सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें पशु पौधे और बैक्टीरिया शामिल हैं। चौथा, एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के प्रभावी उपचार हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है और आपको बताना है। ठीक है। तो वायरस का बिना किसी होस्ट सेल के भी स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकते हैं। तो यदि हम इसमें बात करें, वायरस स्वयं प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट पहला तो आपका क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। दूसरे पे आ जाइए। वायरस आनुवांशिक पदार्थ RNA और DNA दोनों होते हैं। तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ या तो DNA होता है मित्रों या RNA होगा, दोनों नहीं होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, वायरस सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें पशु पौधे और बैक्टीरिया शामिल हैं। तो वायरस सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें जानवर, पौधे और बैक्टीरिया, यहां तक कि आर्किया भी शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा मित्रों? सही होगा। तीसरा, एंटीबायोटिक संक्रमण में प्रभावी उपचार है। एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण में प्रभावी उपचार है। तो एंटीबायोटिक्स वायरल के खिलाफ अप्रभावी है, वे केवल जीवाणु संक्रमण के लिए प्रभावी हैं, न कि उसके उपचार में। तो ये कथन भी आपका क्या है? गलत होगा। तो आप देख रहे होंगे 2-3 गलत कथन है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक माली ने देखा कि बगीचे में खरपतवारों पर नमक के छिड़काव के बाद खरपतवार मुरझा जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया इस अवलोकन की व्याख्या करती है? ए, खरपतवार कोशिकात्व में नमक का प्रसार संरचनात्मक विघटन उत्पन्न करता है। हाइपरटोनिक वातावरण के कारण खरपतवार कोशिकात्व से जल निकलने के कारण परासरण खरपतवार कोशिकाओं में नमक की सक्रिय परिवहन, जिससे निर्जलीकरण होता है। उत्क्रमण परासरण से जल खरपतवारों में चला जाता है और अंततः वे सड़ जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? हाइपरटोनिक वातावरण के कारण खरपतवार कोशिकाओं से जल निकलने के कारण परासरण करते हैं, यानी ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि खरपतवारों को छिड़काव के कारण नमक खरपतवारों की कोशिकाओं के चारों ओर हाइपरटोनिक वातावरण बना देता है, इसलिए क्या होता है? वो मुरझा जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश सरसृपी असमतापी हैं, कुछ स्तनधारी अंडप्रेजक होते हैं, अधिकांश उभयचर शीत निष्क्रियता में होते रहते हैं। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन पूर्णतः सही है, क्योंकि अधिकांश जो सरसृपी हैं वो आमतौर पर विषमतापी जीव माना जाता है, जिन्हें पाइकोलोर्थमिक रूप से जाना जाता है। ठीक है। यानी तीनों कथन बिल्कुल यहां पर सही हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA और RNA के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? एक,
डीएनए द्विरज्जुक संरचना होती है जबकि आरएनए एकल रज्जुक संरचना होती है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो डीएनए द्विरज्जुक संरचना होती है जबकि आरएनए एकल रज्जुक संरचना होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। ये संरचना अगर हम बात करें द्विजनिक पेचदार होती है जबकि आरएनए आमतौर पर एकल रज्जुक होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले स्टेटमेंट पर। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, वो जरा देखते हैं। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में नाइट्रोजनीकृत क्षार यूरेसिल होता है जबकि आरएनए में थाइमिन होते हैं। डीएनए मुख्य रूप से आनुवंशिक जानकारी के भंडारण में शामिल होता है जबकि आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में संलग्न होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो डीएनए वाला तो सही था। डीएनए शर्करा डीऑक्सीराइबोजिक होते हैं जबकि आरएनए राइबोजिक शर्करा होते हैं, ये सही है। डीएनए नाइट्रोजनीकृत क्षार यूरोसिल हैं जबकि आरएनए थाइमिन है। तो डीएनए नाइट्रोजनीकृत क्षार के रूप में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में अगर हम बात करें तो ये यूरोसिल होता है। ठीक है, ये आपका थाइमिन होगा, ठीक है मित्रों, और ये आपका यूरोसिल होगा। ठीक, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए मुख्य रूप से आनुवंशिक जानकारी के भंडारण में शामिल होता है जबकि आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में संलग्न होता है। तो 1, 2 और 4 ये कथन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? मीट्रिक प्रणाली 10 की घातों पर आधारित है जबकि इकाई रूपांतरण को सरल बनाती है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक मापन में सार्वभौमिक रूप से किया जाता है। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही नहीं हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा कथन सही होगा, तो मीट्रिक प्रणाली 10 की घातों पर आधारित है जबकि इकाई रूपांतरण को सरल बनाती है। लंबाई की एसआई इकाई प्रति मीटर है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम 5वां क्वेश्चन आंसर देखें तो 5वें का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है और 2 भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 उसे देखते हैं। चुंबक की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चुंबक के 2 ध्रुव उत्तर की ओर दक्षिण होते हैं, उत्तर और दक्षिण होते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। टूटे हुए चुंबक के प्रत्येक टुकड़े का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवहन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ऊष्मा स्थानांतरण विभिन्न तापमानों वाली वस्तुओं के बीच प्रत्येक प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ए, ऊष्मा स्थानांतरण विभिन्न तापमानों वाली वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से होता है। दूसरा, ऊष्मा रूपांतरण तरल पदार्थों के कणों की गति के माध्यम से होता है, ठीक है, जिससे धाराएं निर्मित होती हैं। माध्यम की अनुपस्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। डी, ऊष्मा स्थानांतरण पदार्थों की किसी भी गति के बिना केवल माध्यम के कंपन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तो ऊष्मा स्थानांतरण तरल पदार्थों के कणों की गति के माध्यम से होता है जिससे धाराएं निर्मित होती हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश की विशेषताएं। परावर्तन, प्रकाश की सतह से पुनः परावर्तित होता है। अपवर्तन, प्रकाश जब किसी
भिन्न माध्यम के प्रवेश करता है तो वह परावर्तित हो जाता है। विवर्तन, प्रकाश दो पथों में विभाजित हो जाता है। ध्रुवण, प्रकाश तरंगें एक विशिष्ट दिशा में संरेखित होती हैं। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो परावर्तन, प्रकाश सतह से पुनः परावर्तित होता है, इसे परावर्तन बोलते हैं, सही है। अपवर्तन, जब किसी भिन्न माध्यम के प्रवेश करता है तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। विवर्तन, प्रकाश के दो पथों में विभाजित हो जाना, यानी प्रकाश, यदि प्रकाश के पथ रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय दोनों किनारों में मुड़ जाता है और यह विवर्तन कहलाता है। जबकि पथों में विभाजित कर रहा है तो ये बात गलत है। प्रकाश तरंगें एक विशिष्ट दिशा में संरेखित होती हैं, इसे ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 3 युग्म जो हैं सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि के निम्नलिखित अनुप्रयोग पर विचार कीजिए। इकोलोकेशन, बी 2 सोनार प्रौद्योगिकी, 3 अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, 4 लेजर प्रौद्योगिकी। हाल के वर्षों में उपरोक्त में से किसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग और नेविगेशन में किया गया है? 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। ठीक है, इकोलोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है इकोलोकेशन? चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जीवों द्वारा नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन वस्तुओं और दूरियों को ज्ञात करने के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किया जाता है, इसे इकोलोकेशन कहते हैं। सोनार प्रौद्योगिकी, पनडुब्बियों और समुद्री नेविगेशन में प्रयुक्त सोनार ध्वनि नेविगेशन रेजिंग ध्वनि तरंगों को उत्सर्जन करके जल के नीचे की वस्तुओं को पहचाना जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ध्वनि आंतरिक अंगों की तस्वीरें बनाने के लिए चिकित्सा निदान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मानव श्रवण से अधिक आवृत्तियों में अल्ट्रासाउंड तरंगें गैर आक्रामक इमेजिंग समाधान करती हैं। चौथा, लेजर प्रौद्योगिकी, विकिरण की उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश के प्रवर्धन लेजर ध्वनि विशेषताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, हाल के वर्षों में इसका उपयोग जैव चिकित्सा, दंत चिकित्सा अनुप्रयोग में भी व्यापक रूप से किया जाता है। ध्वनि अनुप्रयोगों को समझने के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति आई है। सोनार जल के अंदर अन्वेषण की सहायता करता है। जीवों में प्राकृतिक नेविगेशन को बढ़ाता है एवं अल्ट्रासाउंड नेविगेशन को कम करता है। तो मेडिकल्स के लिए अगर हम बात करें तो मेडिकल इमेजिंग नेविगेशन में किया जाता है। हाल के वर्षों में उपयोग की जाने वाली नेविगेशन, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा लेजर प्रौद्योगिकी का प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो उद्दीप्त उत्सर्जन करने में होता है, न कि मेडिकल में, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है 8? उसे 10 पर, सॉरी। बलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी का गुण है। 2, बल के लिए सदैव वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। बलों के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी का गुण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पृथ्वी का नहीं, अन्य खगोलीय पिंडों का भी है। बल के लिए सदैव वस्तु के बीच संपर्क की आवश्यकता होती है, तो बल के लिए सदैव संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों साधारणतः आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऊर्जा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर जानकारी पर विचार कीजिए। गतिज ऊर्जा, बहता हुआ जल, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में खिंचाव, रासायनिक ऊर्जा, तार में विद्युत धारा और ऊष्मीय ऊर्जा, टेलीफोन का बजना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं,
गतिज ऊर्जा बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, सही है। स्प्रिंग में खिंचाव स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, तार में विद्युत धारा, तो तार में विद्युत धारा ये रासायनिक ऊर्जा से संबंधित नहीं है। पदार्थों के बीच बंधन जैसे बैटरी में होते हैं, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, इसे तार में नहीं मोमबत्ती बात की जा सकती है। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें ऊर्जा। टेलीफोन का बजना भी हीट एनर्जी नहीं है, ध्वनि है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दो सही है, एक और दो, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12? विभिन्न वातावरणों में निम्नलिखित गुरुत्वाकर्षण बलों पर विचार कीजिए। क्या है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल ग्रह, सूर्य। खगोलीय पिंडों में किसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कमजोर है? 1 और 4, 1 और 2, 1 और 3, 1, 3, 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 3, यानी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का कम है और पृथ्वी की तुलना में मंगल का कम है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बताओ, न्यूटन की गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रक्रिया में जो तब भी लागू होती है जो बल दूरी का पर कार्य कर रहे हों, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma प्रदान करता है, जहां कुल बल m द्रव्यमान है तथा a त्वरण है, निर्धारित करता है कि बल किस गति में परिवर्तन है, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह स्थिर सीधी रेखा में एक समान गति से करती रहेगी। न्यूटन का नियम प्रकाश की गति के निकट की गति के वर्णन में असफल रहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम, तो ये सारा उल्टा दिया गया है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ये दूसरा है, ये सही है, ठीक है। पहला और तीसरा गलत, केवल दूसरा सही। चौथे में अगर हम बात करें तो वो भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु के बोहर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। प्रत्येक कक्षा एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में घूर्णन करते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत विभव धारा प्रतिरोध V बराबर IR के बीच के संबंध की खोज संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही संबंधित है? आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जॉर्ज साइमन ओम, माइकल फैराडे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा? जॉर्ज साइमन ओम, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? पृथक्करण तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निस्पंदन, समुद्री जल का लवण पृथक करना। आसवन, लवणीय जल के स्वच्छ जल पृथक करना। चुंबकीय, रेत से लोहे के बुरादे का पृथक करना। वाष्पीकरण, अस्वच्छ जल से रेत एकत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या सही होगा उस पर विचार करते हैं, ठीक है। निस्पंदन, समुद्री जल से लवण पृथक करना। आसवन, लवणीय जल से स्वच्छ जल पृथक करना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निस्पंदन, समुद्री जल से लवण पृथक करना, ये निस्पंदन नहीं। पृथक्करण का उपयोग ठोस और तरल पदार्थों में पृथक किए जाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जल और रेत। ये बात गलत हो जाएगी। आसवन, लवणीय जल से स्वच्छ जल को पृथक करना, ठीक है। आसवन, लवणीय जल से स्वच्छ जल को पृथक करना सही है। चुंबकीय, रेत के लोहे के बुरादे से पृथक करना। रेत से लोहे के बुरादे को पृथक करना, ये भी कथन क्या होगा? सही सम्मिलित होगा। वाष्पीकरण, स्वच्छ जल से रेत एकत्रित करना नहीं, इसे निस्पंदन कहते हैं, ठीक है। ये भी गलत है। तो ये कौन से? 2 और 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम न्यायाधीश के मामले में 1981 में कॉलोजियम प्रणाली का जन्म हुआ था। संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के
संबंध के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर पर एवं मोहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी सही है, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अनुच्छेद 31C के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुच्छेद केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रत्युत्तर में भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 पर ऊपर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में प्राथमिकता दी गई है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसे देखते हैं। पहला, आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होंगे। दूसरा, आयोग पिछड़े वर्ग के संघ और राज्य सूची में सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करता है। यह बात बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 342A के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। ये भी सही, यानी दोनों सही, ऑप्शन सी हमारा, सॉरी दूसरा कथन क्या है, गलत होगा। 342A के अनुसार राष्ट्रपति संघ सूची में शामिल और राज्यपाल के परामर्श पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा होगा। सॉरी, दूसरा कथन क्या है हमारा, गलत होगा। दूसरा कथन क्या गलत होगा, ठीक है, ये गलत, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न के विपरीत पद्म पुरस्कार केवल भारत नागरिकों को दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार के उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ता के नाम से पूर्व पश्चात शीर्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार यदि हम बात करें दोनों पुरस्कार भारतीयों को ही दिए जाते हैं। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरा कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बंदरगाह और देश, चाबहार ईरान, हाइफा इराक, पीरियल इटली, अस्त्रखान रूस। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान ओमान की खाड़ी में स्थित बंदरगाह शहर है। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। पियरस ग्रीस का बंदरगाह शहर है। ठीक है, अस्खान दक्षिणी 1 और 4 सही हैं। ठीक है, तो चाबहार ईरान का है। हाइफा अगर हम बात करें तो हाइफा जो बंदरगाह है वो आपका इजराइल में है। कहां पर है, इजराइल। ठीक है, ये गलत। पीरियस के बारे में यदि हम बात करें, पियरस ग्रीक का बंदरगाह है। कहां का, ग्रीक का। ठीक है, तीसरा अस्त्रखान ये रूस का है, यानी 1 और 4 बिल्कुल सही है, केवल 2, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22, उसे देखते हैं। निम्नलिखित का द्विपक्षीय अभ्यासों समुद्र विचार कीजिए। गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति, मैत्री, संप्रीति। उपरोक्त में से दोनों कौन से द्विपक्षीय अभ्यास भारत द्वारा इंडोनेशिया के सहयोग से किए गए हैं। इंडोनेशिया के सहयोग से यदि हम बात करें तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं द्वारा किया गया है। ठीक है, और दूसरा संप्रीति अभ्यास के बारे में बात करें, भारतीय और बांग्लादेश के लिए था। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं द्वारा है। ठीक है, मैत्री भारत और बांग्लादेश। और मैत्री में अगर हम बात करें तो रॉयल थाईलैंड और भारत के बीच हुआ। ये थाईलैंड और इंडिया, ये बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, तो 1 और 2, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, इसे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी आय के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्डों पर अर्जित ब्याज, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन, सहायक कंपनियों और निवेशों के लाभांश आय, मुद्रा मुद्रण,
तो उपरोक्त में से कौन सा आरबीआई के अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का योगदान देता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन से होंगे? सरकारी प्रतिभूतियों बॉन्डों पर अर्जित ब्याज, विदेशी मुद्रा, आरक्षित निधियों का प्रबंधन, सहायक कंपनियों के निवेशों का लाभांश। ये बिल्कुल सही होगा। मुद्रा मुद्रण नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में कोको के शीर्ष उत्पादक हैं? कोटे डी आइवर, कैमरून और ब्राजील, नाइजीरिया और इक्वाडोर, इंडोनेशिया और घाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन होगा? कोटे डी आइवर, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और सार्वजनिक भंडारण, जिसमें खाद्यान्न की सरकारी खरीद, भंडारण एवं वितरण में शामिल हैं, को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत किस प्रकार की व्यापार विकृति सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और येलो बॉक्स। तो यदि हम बात करें, ये किया गया है एम्बर बॉक्स में। किसमें? एम्बर बॉक्स में, जिसमें सब्सिडी शामिल हैं जिन्हें व्यापार विकृत के लिए माना जाता है, जैसे कि वे सीधे उत्पादन और व्यापार प्रभावित करते हैं, मूल्य समर्थन कार्यक्रम, एमएसपी, इनपुट सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में खाद्य संरक्षण मानकों को निर्धारित करने में लागू करने के लिए जिम्मेदार है। FSSAI को आयातित खाद्य उत्पादों के संरक्षण और गुणवत्ता को विनियमित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें FSSAI, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा, जबकि दूसरा सही नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 27? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवशेषी अंगों को सर्वोत्तम रूप से प्रभाषित करता है? किसी जीव में वो सरकारिक संरचनाएं जो उसके पूर्वजों में कार्यात्मक थीं किंतु क्रमिक विकास के कारण अपना प्राथमिक कार्य खो चुकी हैं, वे अंग जो भ्रूण अवस्था के दौरान अस्थायी रूप से विकसित होते हैं किंतु आधुनिक प्रजातियों के जन्म से पहले लुप्त हो जाते हैं। एक प्रजाति में कार्यात्मक अंग जिनका संबंधित प्रजातियों की संरचनाओं के साथ कोई आनुवंशिक सहसंबंध नहीं है, वे अंग जो शरीर में अन्य महत्वपूर्ण अंगों के लिए पूर्तिकर प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सही होगी, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया उपरोक्त में से कितने आलिंगी सूत्री गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये होते हैं ऑप्शन बी, केवल दो। कौन कौन से दो हैं? डाउन सिंड्रोम 21 त्रिसूत्रता के कारण होता है, जो एक अलिंगी गुणसूत्र है। ठीक है, यानी 3। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें स्किल सेल एनीमिया गुणसूत्र 11 के कारण H होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैवाल और कवक के मध्य संबंध को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? शैवाल और कवक दोनों स्वपोषी जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कवक और शैवाल एक पारस्परिक सहजीवी बनाते हैं जिसे लाइकेन कहा जाता है, जहां शैवाल भोजन एवं कवक आश्रय प्रदान करते हैं। मशरूम व ईस्ट शैवाल हैं, जबकि लेमिनेरिया और नोस्टॉक कवक हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कवक और शैवाल एक पारस्परिक सहजीवी हैं जिसे लाइकेन कहा जाता है, जहां शैवाल भोजन एवं कवक आश्रय प्रदान करते हैं। यानी दूसरी बात सही होगी, पहली और तीसरी सही नहीं होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्या है क्वेश्चन नंबर 30, इसे देखते हैं। जीवाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जिसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक का अभाव होता है। सभी जीवाणु रोगजनक होते हैं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु द्विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जनन करते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन में स्थिर करके उसे पौधों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरा गलत है, बाकी 1, 3 और 4 ये तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31, इसे देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को शर्कराओं के पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, दोनों सही हैं। जाइलम में जीवित कोशिकाएं जैसे चालनी नलिका होती है, जबकि फ्लोएम में गैर जीवित कोशिकाएं जैसे ट्रिकिट्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मैसेंजर mRNA और ट्रांसफर RNA के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा देखते हैं। mRNA के आनुवांशिक DNA से राइबोसोम तक पहुंचता है, जबकि tRNA प्रोटीन संश्लेषण अमीनो एसिड तक पहुंचता है। ये सही है। mRNA और tRNA दोनों ही DNA की तहत दुष्प्रजक अणु हैं, ये बात गलत है। ये द्विरज्जुक अणु नहीं हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33, इसे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं RBC और श्वेत रक्त कणिकाओं WBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों में RBC में केंद्रक नहीं होता, जबकि WBC में केंद्रक होता है। RBC और WBC दोनों ही रोग जनकों से लड़ने और एंटीबॉडी बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनेन हैं प्रकाश संश्लेषणों में शामिल एंजाइमों के प्रकार, हार्मोन जो पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक प्राणियों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है, हार्मोन जो पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35, उसे देखते हैं। एंजाइम कार एमाइलेज स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में विघटित करता है। लाइपेज वसा और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में विघटित करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में विघटित करता है। लैक्टेस लैक्टोज और ग्लूकोज को गैलेक्टोज में विघटित करता है। उपरोक्त पाचन एंजाइमों में से कितने अपने संबंधित कार्यों के साथ सही सुमेलित हैं? तो ये सभी के सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फुसफुसिया सिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। फुसफुसीय सिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक फेफड़ों में नहीं, फुसफुसीय परिचक्रण का एक घटक है जो रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क है जो हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त के प्रवाह को सुगम बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जरा उसे देखते हैं। फुसफुसीय युक्त रक्त में फेफड़ों और हृदय तक, धमनी ऑक्सीजन युक्त फेफड़ों को हृदय तक ले जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसका जिम्मेदारी निलय फेफड़ों से ऑक्सीजन तक ले जाता है। ये बात गलत है, दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 37? मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु
कोशिकाएं फेफड़ों में श्वसनियों के अंत में स्थित होती हैं। वायु कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य फेफड़ों और रक्त प्रवाह के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। वायु कोशिकाएं श्वसन के अंदर के साथ अंदर जाने वाली वायु से धूल और विदेशज कणों को छानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्या होगा 37, यानी ऑप्शन ए और 2 सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38, इसे देखते हैं। मानव निम्नलिखित में कौन से विटामिन उनके रासायनिक नाम में उनकी कमी की स्थिति के संदर्भ में सही सुमेलित हैं? विटामिन ए रेटिनॉल, शुष्क छिपका, जीरोफैल्मिया, विटामिन बी थायमीन, नवार्निक कार्सोकोफ सिंड्रोम, विटामिन बी3 नियासिन, पेलेग्रा, इनिकोटिक एसिड और विटामिन बी9 फैलिक एसिड। तो आपको यही बताना है कौन कौन से यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विटामिन ए रेटिनॉल सही है, विटामिन बी1 थायमीन सही है, विटामिन बी3 नियासिन सही है, फैलिक एसिड सही है, चारों सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39? हार्मोन और कार्य एड्रेनालाइन हृदय गति को और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर शरीर को फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति में तैयार करता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन अंडाशय जैसे जननांगों का विकास पूर्ण करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर के विनियमित को नियंत्रित करता है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें 3 सही सुमेलित हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे एड्रेनालाइन ये बिल्कुल सही है। दूसरे की अगर हम बात करें थायरोक्सिन, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन के बारे में यदि हम बात करें तो ये सही सुमेलित नहीं है। तीसरा इंसुलिन ये सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सही सुमेलित हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पुनः संयोजक डीएनए के पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? यह जीवित जीवों में पाए जाने वाले प्राकृतिक डीएनए के संदर्भित करता है। यह 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए अणुओं को मिलाकर बिना एक डीएनए के अणु हैं। यह डीएनए अणु है जिसे प्राकृतिक अनुक्रमों का उपयोग किए बिना केवल कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। वह इस डीएनए को संदर्भित करता है जो प्रतिकृति प्रक्रिया के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा, यह 2 अलग अलग स्रोतों में डीएनए अणुओं को मिलाकर एक डीएनए है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत में जीएम फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी प्रयोगात्मक परीक्षणों सहित आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में उन्मुक्त करने से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। भारत के दो जीएम फसलों बीटी कपास और धारा 700 हाइब्रिड 11 की व्यावसायिक कृषि को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट पहला जो है हमारा सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। ठीक है, एक सही दूसरा गलत, और क्या है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42? पुष्पीय पादपों कि लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पुंकेसर नर जननांग है और है नर जनन कोशिकाओं के युक्त पीले परागण में उत्पन्न करता है। स्त्री केसर किसी वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय शामिल होते हैं। पुष्प के मादा जननांग हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में विचार कीजिए। सेसबेनिया कमल अल्फा अल्फा मटर फलीदार पौधे राइबोसोम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से होंगे सहजीवी संबंध रखने वाले, तो मित्रों ये सभी सहजीवी संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? मलेरिया, तपेदिक, हैजा, प्लेग निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2, 3, 4। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें 2, 3, 4 ये जीवाणु जनित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? वृक्काणु, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है वृक्काणु, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया के उत्पाद ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जल हैं। पर्णहरित एक प्रकाश संग्राहक अणु है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपवाक्षयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी चारों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तकाएं सामान्यतः पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी और अधिक प्रमुख होती हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला कथन सही है। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति नहीं होती हैं, ऊर्जा के लिए उत्पादन मौजूद होते हैं। दूसरा सही, जंतु कोशिकाएं पादप की तुलना में बड़ी हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अलैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का मिलन शामिल होता है। अलैंगिक जनन में संतति अनुवांशिक रूप से मूल जीव के समान होती है। द्विखंडन, मुकुलन और कारेक प्रवर्धन अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो पहला कथन अलैंगिक जनन नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं, गलत है। दूसरा अलैंगिक जनन संतति अनुवांशिक मूल जीव में समान होते हैं, सही है। तीसरा यदि हम बात करें द्विखंडन, मुकुलन, कार्यवर्धी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं, सही है। अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में नहीं, ऐसा नहीं है, बहुकोशिकीयों में भी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन होगा? केवल 2 कथन सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, गोल्गी समूह, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका। तो ये किसे कहा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन है आत्मघाती थैली? लाइसोसोम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है 50? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे लैंगिक जनन के लिए 4 असमान संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। समसूत्री विभाजन एक प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप 2 अनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओ नेगेटिव एक सर्वदाता समूह है, नहीं। ए बी नेगेटिव सर्वग्राही समूह है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल एक ही कथन सही है, ओ दूसरा कथन सही नहीं है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं पर सीधे हमला करने और प्रतिरक्षा अनुक्रिया में विनियमित करने में लिए जिम्मेदार होती हैं। बी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में भाग के रूप में एंटीबॉडीज से उत्पादन करती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? इसे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
देश सभी ग्लेशियर पिघलने वाला पहला देश हो सकता है? तो सभी ग्लेशियर पिघलने वाले पहले देश में अगर हम जाएं तो वो होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है? हाल ही में गृह ताप प्रदूषण के बड़े वैक्यूम की तरह वायुमंडल के बाहर निकलने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में संचालित होना शुरू हुआ है? फिनलैंड, कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे। तो ये किस में हुआ है? तो ये मित्रों हुआ है आपका आइसलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55? इसे देखते हैं। सुंदरबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुंदरबन का 40% भाग भारत और में तथा शेष बांग्लादेश में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56? देखते हैं। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय कथन व्यापार कन्वेंशन SITES और विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 15-20 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार में गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही हैं? नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? इसमें जरा देखते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध के कारण चर्चा में रहा? रक्त आधान संबंधी जटिलताओं के कारण प्रतिरक्षा माध्यता प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं में व्यवहारगत परिवर्तन के प्रकार, हेपेटाइटिस बी के मौखिक टीके के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है? अग्निबाण शॉर्ट AD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का पहला रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगा है। सही है। इसे इसरो की निजी शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा विकसित किया गया है। तो ये अगर हम बात करें, इसकी उपलब्धि स्वदेशी डिजाइन की विकास के माध्यम से हासिल की गई है। ठीक है, दूसरा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO के तहत अनुमोदित नैनो उर्वरकों का उद्देश्य पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करना है और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना है। नैनो कीटनाशकों कीटों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिसे रसायनों और उपयोग में गैर लक्षित क्षति कम हो जाती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग को नैनो मिशन विशेष रूप से कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के लिए विनियामक ढांचा केंद्रित बनाने में केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, दूसरा कथन छोड़ के दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60? इसे देखते हैं। पृथ्वी पर अवलोकन उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अवलोकन के उपग्रहों को ध्रुवीय निम्न पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जाता है। भारत का पृथ्वी अवलोकन के उपग्रह कार्यक्रम आपदा संसाधन निगरानी शहरी नियोजन में योगदान देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से केवल दूसरा सही है, जबकि पहला कथन गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में बौद्धिक संपदा आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक संधि संपन्न हुई है। संधि के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस संधि पर विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। संधि के तहत पेटेंट आवेदकों को अपने आविष्कारों में प्रयुक्त आनुवांशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के स्रोत तथा उत्पत्ति का खुलासा करना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर
चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा होगा, जबकि पहला गलत होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विचार कीजिए। सौर, जल विद्युत, बायोमास और अपशिष्ट में से ऊर्जा पवन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम से न्यूनतम तक उपयुक्त स्रोतों द्वारा ऊर्जा प्रदान का सही क्रम है? तो ऊर्जा प्रदान का सही क्रम यदि हम बात करें 1, 2, 4 और 3 है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा वंस अपॉन ए मानसून टाइम एंग्री रिवर एंड सेंट्रेजर्स इन द नाइट पुस्तकों का लेखक है? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में यदि हम बात करें तो वो है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या है 64? इंडियन इन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ISHAN पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य भारत के 4 हवाई क्षेत्रों को एक इकाई में एकत्रित करना है। इस पहल के तहत नागपुर एकीकृत हवाई क्षेत्र का केंद्रीय केंद्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स योजना चंद्रमा की सतह के जल और संसाधनों की खोज करना है, जिसके बीच एक सहयोग जैक्सा और इसरो, नासा इसरो CNS ESA सेंस है। तो चंद्र ध्रुवीय के बारे में यदि हम बात करें तो वो जैक्सा और इसरो है, यानी जापान और भारत की इसरो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में सॉइल नेलिंग शब्द की निम्नलिखित में से किस से संदर्भ में प्रयुक्त प्रमुखता से किया गया है? ठीक है, तो पहला, मृदा संरक्षण तकनीकी का उपयोग करके उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क क्षेत्रों में फसल की उपज में सुधार के लिए कृत्रिम रेत और टीलों के माध्यम से काठियावाड़ के तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कम करने के लिए, भू तकनीकी सुदृढ़ीकरण के माध्यम से नीलगिरी में भूस्खलन को रोकने के लिए, गंगा और उसकी सहायता नदियों के आसपास के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नदी तटों की संरचनात्मक स्थिरता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल और झंझावातों का परिणाम हो सकता है? रेडियो संचार का बाधित होना, उपग्रह या अंतरिक्ष यान पर प्रभाव, कांतिमान प्रकाशपुंज। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें ये है 1, 2 और डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? इसे देखते हैं। समाचार में रहा फाइंग पुई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल और मिजोरम। तो ये है मिजोरम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण होयसल और शासनकाल के दौरान हुआ था। प्रमुख विशेषता के केंद्र में स्तंभ मंडप है, जिसे रंग मंडप के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन सही है, जबकि ये कथन गलत है। विष्णु भगवान को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पवित्र स्थल भगवान विष्णु को न होकर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है 70? इसे देखते हैं। विश्व जल फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां विश्व जल फोरम इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डॉपलर राडार प्रौद्योगिकी के उपयोग को लाभान्वित होता है? विमानन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, ऑटोमोटिव उद्योग। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये चारों सही उत्तर हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72?
शब्द निगेलेरिया फाउलेरिया हाल ही में समाचारों में था, जिसका संदर्भ है पश्चिमी घाट से खोजी गई वनस्पति प्रजाति एक दुर्लभ अमीबा मस्तिष्क को संक्रमित करता है, एक शैवाल प्रजाति जो बाह्य अंतरिक्ष वातावरण में विकसित हो सकती है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान एक अत्यंत संकटग्रस्त गिलहरी की प्रजाति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सही होगी, एक दुर्लभ अमीबा जो मस्तिष्क को संक्रमित करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक्रोपोरा सर्विकोरिस और एक्रोपोरा पाल्माटा कैरिबियन में पाए जाते हैं, जिसको IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध दो प्रजातियां हैं, मैंग्रोव समुद्री एनिमिनो और प्रवाल भित्ति और शैवाल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है, दृष्टि 10 या हार्मिस 900 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। इसे इजराइल के साथ हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते द्वारा डिजाइन किया गया है। यह एक पनडुब्बी रोधी उपकरण है जिसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन ए हमारा सही है, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दारफुरा क्षेत्र सूडान का जातीय संघर्ष और मानवीय संकट, आटाकामा चिली में भीषण सूखा, माउंट रेरबस आर्कटिक सक्रिय सैन्य क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चौथा छोड़कर 1, 2, 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ट्रांस काराकोरम हिमालय का एक भाग है, सिंधु नदी इस घाटी से होकर गुजरती है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। सिंधु घाटी यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, सिंधु नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक कोच्चि केरल में आयोजित की गई। भारत अंटार्कटिक संधि का संस्थापक सदस्यों में से एक था। वर्तमान में भारत अंटार्कटिक क्षेत्र के 2 अनुसंधान केंद्र भारती और मैत्री कार्यरत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। उपरोक्त में से अगर हम बात करें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ड्रिप प्राइसिंग पद चर्चा में बना हुआ है, जिसका तात्पर्य किसी उत्पाद या सेवा के संपूर्ण मूल्य में विज्ञापन में पहले ही कर देना। प्रारंभ के मूल्य और केवल एक हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ग्राहक की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, अतिरिक्त शुल्क ज्ञात होता है। क्रिया प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में छूटे हुए प्रमोशन पेशकश करना, ग्राहक की वफादारी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRDO द्वारा विकसित नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरे कथन पर देखते हैं क्या है आगे। ये मिसाइलें मैक 5 से अधिक लेकिन 10 से कम होती हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज मैक 1 और 5 के बीच होती हैं, 1 से 5 के बीच। ठीक है, न कि 15। नेक्स्ट, ये गलत है, एक सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा ओरंगुटान डिप्लोमेसी के निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। मलेशिया, चीन, न्यू गिनी, फिलीपीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सम्मिलित है मलेशिया से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है, प्रस्थुलीकरण के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजिलेंस एंड पेस्टोरलिस्ट्स जारी की है। यह वर्ष 1994 में रियो सम्मेलन में अपनाया गया एक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सिविल मामलों में एक्सेल स्किल नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यदि पीड़ित चोट से लापरवाही कारण नहीं लगी हो तो प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। पीड़ित को पूर्व कोई रोग हो तो चोट के प्रति संवेदनशील प्रतिवादी दायित्व से बच सकता है। ठीक है,
चोट किसी भी पूर्व मौजूद स्थिति के कारण किसी प्रतिवादी की चोटों कार्यों में ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अम्लराज के संबंध में निम्नलिखित अम्लराज 3:1 में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये बात दूसरी बात सही है। यह उन विकर्मों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु, ये भी सही। अम्लराज सोने में घुलित हो सकता है लेकिन अकेले, बिल्कुल गलत है, सोने में नहीं घुलता, इसीलिए इसे इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है कथन? एक निर्वात में प्रकाश की गति प्रकृति में प्राप्त की जा सकती वाली अधिकतम गति है। ओके, सही है स्टेटमेंट। प्रकाश की गति 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। परावर्तित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश के समान तरल में होता है। समतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर कथन जो सही होगा वो होंगे तीसरे को छोड़कर सारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 किसी विलयन में पीएच की अम्लीयता की क्षारीयता के संदर्भ करता है। ठीक है, सही बात है। 7 से अधिक पीएच अम्लीय प्रकृति को इंगित करता है, जबकि 7 से कम पीएच क्षारीय प्रकृति को विकृत करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ये दोनों कथन सही हैं, एक कथन सही दूसरा गही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तथा अपापचयन में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, दहन के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया है तो ये गलत है, ये और ये सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88 पर? देखते हैं। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। सही है। एनोडीकरण के दौरान बनने वाली ऑक्साइड परत का रंग कर एल्यूमिनियम प्रसंग बनाया जाता है। ये गलत, तो पहला सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर तो क्या है, दोनों जो हैं वो सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तत्वों के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तत्वों का तरल पदार्थों में विघटन नहीं किया जा सकता। यौगिकों के तत्व सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्र धातु, शुद्ध पदार्थ, जल, एमोनिया यौगिकों का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 2 3 सही है, तीसरा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीव आवर्त सारणी को बढ़ते परमाणु भार के आधार पर विकसित किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ा। ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आधुनिक आवर्त सारणी पूरी तरह परमाणु भार पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी पूरी तरह परमाणु भार पर आधारित नहीं है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। संतुलन, रासायनिक संतुलन के बारे में कथनों विचार। संतुलन तब प्राप्त होता है जब अग्रिम दिशा में अभिक्रिया की दर विपरीत दिशा में अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। सही। साम्य अवस्था में अभिकारकों के उत्पादों की संदर्भ सांद्रता सदैव बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन 1 सही है, दूसरा नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों को गलनांक और क्वथनांक कमजोर अंतर आणविक के कारण कम होते हैं। कार्बनिक यौगिक आमतौर पर दोनों की हीन चालक होते हैं क्योंकि उनके इस बंध से आयन का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार। ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति तरल पदार्थों या कैसी गैस की तुलना में अधिक होती है? ध्वनि की गति और प्रस्थता के घनत्व पर निर्भर करती है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 94 क्या कह रहा है, जरा इसे देखते हैं। कार्बन अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या कह रहा है? हीरा ज्ञात कठोर सर्वाधिक प्राकृतिक पदार्थ है क्योंकि इसकी कठोर त्रिआयामी संरचना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये बात बिल्कुल सही है। अन्य धातुओं के ग्रेफाइट, ये भी सही है। फ्लोरीन, ये भी सही। तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगें भी प्रकाश तरंगों के समान परिवर्तन आधारित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जरा उसे देखते हैं। प्रतिध्वनि बाधाओं की ध्वनि तरंगों परावर्तन कारण उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। किसी प्रतिध्वनि से स्पष्ट रूप से सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग स्टेथोस्कोप कंसर्ट हॉल डिजाइन के रूप में किया जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। चारों सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चनों का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाना चाहिए। संतुलन को सुनिश्चित करता है कि दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन सदैव प्रतिवर्ती होते हैं। लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उसका समस्त धनात्मक आवेश अधिकांश द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूर्णन करते हैं तथा स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है। मान नहीं, ऐसा नहीं है, पारा नहीं है। धातुओं को गैलियम सीजियम अपवाद हैं क्योंकि गलनांक कम होता है, हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, आयोडीन एक चमकदार अधातु है जबकि सामान्यतः अधातुएं चमकदार नहीं होती, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। ध्वनि संरक्षण निर्वात नहीं हो सकता। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संरक्षण के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, ये व्याख्या भी करता है, ठीक है मित्रों। तो इस तरह हम लोगों ने आज दृष्टि का पेपर लगाया जो कि साइंस टैग पर आधारित है। तो आप इसको पढ़िए, जानिए और हमारे मित्रों के साथ भी इसे साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।